नमस्कार दोस्तों। हमारे आमतौर पे ग्रामीण हरियाणा कह लें, ग्रामीण उत्तर भारत की अगर बात करें तो 10वीं करने के बाद आईटीआई का बड़ा क्रेज है। और आईटीआई में भी दो ट्रेड हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर कोई थोड़ा सा ठीक स्कूल में पढ़ा है या सीबीएसई पढ़ा है और 10th के बाद या +2 के बाद फिर वो पॉलिटेक्निक की तरफ जाता है, अगर ट्रेड की बात करें या टेक्निकल में जाने की बात करें। और थोड़ा अगर पीसीएम से +2 कराया है तो फिर वो जाएगा बीटेक की तरफ। वहां भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स को अच्छी ट्रेड माना जाता है हमारे ग्रामीण भारत में या ग्रामीण उत्तर भारत में बात करें, जिसमें हम हरियाणा या हरियाणा के अलावा जो आसपास के राज्य हैं और जहां पर ग्रामीण कल्चर आज भी हैवी है। तो अभी मेरे साथ देवेंद्र जी हैं जो कई देशों में टेक्निकल जॉब करते हैं। और देवेंद्र जी मेरे साथ हैं और ये चिप होती है मोबाइल के अंदर, आप कुछ चिप देखेंगे तो इस कंपनी में ये मैनेजर है, जहां आप आईटीआई करके भी जा सकते हैं, पॉलिटेक्निक करके भी जा सकते हैं और बीटेक करके भी इस फील्ड में जा सकते हैं। और विदेशों में इसके बड़े ऑप्शन हैं और आज खुले हैं। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं कि आईटीआई की उसके बाद प्लास पेचकस लिया और अपने अराउंडिंग सराउंडिंग जो है आपने अपना काम शुरू कर दिया। आप बाहर की तरफ नहीं देख रहे, बाहर की कंट्रियों को नहीं देख रहे। आपके पास स्कोप है लेकिन आपके पास रास्ता नहीं मिलता आपको। फिर आप एजेंटों के जाल में 10-20 लाख गंवा के और अपने घर बैठ जाते हो। तो उन सारे बैरियर को दूर करने के लिए हमने देवेंद्र जी से रिक्वेस्ट की कि सर प्लीज आप लोग थोड़ा हमारे जो ग्रामीण भारत के लोग हैं या हमारे आसपास के लोग हैं उनको बताओ कि वो लोग भी कैसे विदेशों में जाके इस तरीके से सेट हो सकते हैं और इन कंपनियों में बड़ा स्कोप है। तो देवेंद्र जी, सबसे पहले तो स्वागत है, आपका समय दिया आपने। और हमारे जो दर्शक हैं वो ये बात बड़ा जानना चाहते हैं कि किस तरीके से ये चीजें हो सकती हैं कि एक आईटीआई पास से सपोज करो कि मैम आईटीआई से उसने आईटीआई की और वो यूरोप में जाके जॉब कर सकता है, ये ऑप्शन कैसे खुलते हैं, थोड़ा दर्शकों को बताओ। सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करूंगा और थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सर। तो मैं यही बोलूंगा कि हमारे देश में भी असीमित अवसर हैं और अगर आप मेहनत करते हैं तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते। और कामयाबी की सबकी परिभाषा अलग अलग है। अब मेरा भी ऐसा नहीं था कि मुझे विदेश में ही जाना है, मैं तो यहीं अपने घर परिवार में खुश था और यहाँ पे भी मेरी ठीक ठाक नौकरी थी। मैंने बीटेक किया था एमडीयू से ही और उसके बाद मैं यहाँ मानेसर में ही जॉब करता था 6-7 साल तक। और हम ईसीयू मैन्युफैक्चरिंग में थे, ऑटोमोटिव ईसीयू। ओके। और हमारे साथ जो है लाइन पे मैन्युफैक्चरिंग में जो ऑपरेटर थे वो सारे आईटीआई थे और वो आईटीआई हमारे ग्रामीण क्षेत्रों से भी थे। बिल्कुल। तो यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया भी बहुत अच्छा कर रहा है और धीरे धीरे सेमीकंडक्टर भी अभी यहाँ आ रहा है, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो अगर हम शुरुआत करें आईटीआई से, तो अगर आईटीआई में हम आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल से करते हैं तो हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई, बेसिक एजुकेशन हो गई। उसके बाद अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे आपके पास IESA है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, वहां से कुछ सर्टिफिकेशंस करना, स्किल इंडिया के तहत कुछ सर्टिफिकेशंस करना, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में काम करना, क्लीन रूम की समझ रखना, ESD जो कंसेप्ट है उसकी समझ रखना। उसके बाद धीरे धीरे आप, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने अभी बताया कि बहुत बड़ा प्लांट यहाँ पे आ रहा है गुजरात में, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं और वहाँ पे भी वर्कफोर्स की बहुत अच्छी डिमांड है। और धीरे धीरे वो कहते हैं सहज पके सो मीठा होए, तो बाहर जाने की लालसा और जिज्ञासा है और आगे भी पढ़ना है तो ITI प्लस वर्क एक्सपीरियंस प्लस साथ में डिस्टेंस लर्निंग, ग्रेजुएशन, फिर आप बाहर भी जा सकते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि बचपने का या फिर आधी जानकारी से कोई भी निर्णय ना ले, पहले मेहनत करो, फील्ड में मेहनत करो, सीखो अपने से बड़ों से जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश हैं, फिर रास्ते सारे खुल जाते हैं। अपने यहाँ ग्रामीण भारत में क्या होता है सर, या अपने हम जहाँ बैठे में बैठे हम यहाँ के जो लोग हैं, क्या होता है कि मान लो पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है बच्चा, तो 10वीं के बाद वो बजाय 11वीं जाने के बजाय उसको आईटीआई में भेजते हैं कि कुछ सीख लेगा, हाथ का काम सीख लेगा, अपने दुकान कर लेगा या अपना कुछ ना कुछ प्लास पेच के साथ में लेना आ जाएगा। यहाँ के बच्चे ये सोचते हैं और फिर उससे बाहर वो जा नहीं पाते, या तो फिर वो इलेक्ट्रीशियन बनते हैं यहाँ लोकल एरिया में, या फिर वो प्लम्बर बनते हैं। और बाहर की उनको समझ नहीं होती, ना वो सोच पाते, ना चारों तरफ जो हमारे सराउंडिंग जो है वहां ऐसे लोग हैं कि वो उनको एजुकेट कर दें या उनको बता दें कि बाहर आपके लिए ऑप्शन है और आप जा सकते हो, लेकिन वो मैम से बाहर नहीं जा पाते।
ये एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे यहाँ मैं ये बोलना चाहूँगा कि लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं। जैसे वो कई जगह लिखा होता है असुविधा के लिए खेद है, तो वो उन्होंने इतना अपने अंदर बसा लिया है कि भाई असुविधा नहीं होनी चाहिए। वो घर में ही रहना पसंद करते हैं। वो हमारे जो यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको थोड़ा सा अगर सीखना है तो अपने कंफर्ट जोन से, सुविधा का जो दायरा है उससे थोड़ा सा बाहर जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और वो मतलब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। बिल्कुल। नो पेन नो गेन। तो इसका तो सीधा सरल यही जवाब है। और ये हमारे बड़े बुजुर्गों को सबको पता है। हाँ बिल्कुल, सबको पता है, और उदाहरण है ये बड़े बड़े समाज में, इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो सर मान लो ITI करने के बाद आपने जैसे ऑप्शन दिया, अब थोड़ा सा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे 3 तरह के स्कूल हैं या 3 तरह के बच्चे हैं। एक तो वो है जो गांव के स्कूल में पढ़ेंगे या गांव के सरकारी स्कूल में जाएंगे, और स्कूल खत्म होने से पहले डोला कूद के स्कूल तक बाहर, फिर वो क्या करते हैं कि 10वीं तक या तो पहुंचते हैं तो 10वीं के बाद फिर वो ITI में जाते हैं, क्योंकि परिवार के लोग देख लेते हैं कि भाई यो नहीं जाओगा, इसकी ITI करवा दो, कितने रोजगार हो जाएगा 10-5 हजार का। दूसरा जो थोड़े अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं या प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट नहीं है, भाई परिवार थोड़ा सा सक्षम है तो वो उनको प्राइवेट फीस, स्कूल की फीस अफोर्ड कर ले, वो दे दे है, क्योंकि गांव में हालात ही ये हैं। तो और थोड़ा सा अच्छा है तो वो थोड़े महंगे स्कूल में जाता है, वो पॉलिटेक्निक की तरफ करता है। तो उन बच्चों को ये मतलब कैसे समझाया जाए कि आपके रास्ते जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं, बस आप थोड़ा सा मेहनत करके बाहर की तरफ निकलो। मैं ये बोलूंगा इसमें कि हमें सबसे पहले तो खुद को ये बताना होगा कि बिना पुश किए हमें कुछ मिलेगा नहीं। और 2 तरह की एजुकेशन है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल। तो ITI बहुत अच्छा ऑप्शन है, पॉलिटेक्निक बहुत अच्छा ऑप्शन है, BTech बहुत अच्छा ऑप्शन है। और अगर आप ITI करने के बाद अप्रेंटिस किसी लोकल शॉप पे भी कर रहे हो तो भी वो एक काइंड ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपोजर है। बिल्कुल, क्योंकि जो आपने थ्योरेटिकल पढ़ा है उसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर रहे हो। बिल्कुल। और इसी को स्किल बोलते हैं। तो स्किल इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, दक्षता की हर जगह कदर है। अब इसके लिए चाहिए नॉलेज। और नॉलेज आपके पास नहीं आएगी, आपको जाना पड़ेगा। बिल्कुल। और उसके लिए आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये नहीं है कि भाई नहीं मैं तो फला इससे हूँ, हमारे पास तो ये है वो है और मेरे को क्या जरूरत है। तो थोड़ा सा अपना जो रवैया है उसको पहले ही ढालना पड़ेगा कि हाँ मुझे कुछ करना है। ठीक है, ये एक अलग बात है कि आपको थ्योरेटिकल एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है, बट आपकी अगर प्रैक्टिकल एजुकेशन अच्छी है, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पास हमारे बड़े जो हैं वो ऐसे इतने अच्छे मतलब टेक्निकल नॉलेज होल्डर थे और वो बिल्कुल स्कूल में भी नहीं गए थे। तो जैसे ट्यूबवेल खराब हो गया तो भाई कहते थे भाई उनको बुला लाओ और वो ठीक कर देंगे, और वो ठीक कर देते थे। तो टेक्निकली उन्होंने ग्रास्प कर लिया चीजों को। वो किसी स्कूल में तो गए नहीं थे। अब तो इतना अच्छा माहौल है कि आप स्कूल में भी जा सकते हो, आप ITI में भी जा सकते हो। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपका उसमें मन नहीं लगता बुक्स उठाने में, तो थोड़ा बहुत जितना मन लगता है उतना करो, फिर प्रैक्टिकल पे आप अपना सब कुछ झोंक दो। प्रैक्टिकली अगर आपने चीजों को समझ लिया, आपका एटीट्यूड सही है, स्किल आपके पास आ गई, नॉलेज भी आपके पास थी, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता अगर आप उसी डायरेक्शन में लगातार मेहनत करके सफल होना चाहते हैं। करियर के ऑप्शन कहाँ कहाँ हैं सर बच्चों के पास, कहाँ कहाँ वो जा सकते हैं? जैसे मैंने सबसे पहले तो मैं यही क्योंकि मैं भी यहीं से हूँ, मेरा मतलब हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। बिल्कुल सर। और मेरी स्कूलिंग सारी की सारी स्टार्टिंग ही ये स्वर्गीय मास्टर सुंदरलाल हाई स्कूल जो है, पब्लिक स्कूल जो है कोकन मास्टर जी का, यहाँ से हुई थी। और उसके बाद मैं SD हाई स्कूल से पढ़ा, फिर मैं रोहतक चला गया था सरस्वती स्कूल से, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से नॉन मेडिकल करके, फिर मैंने MDU से BTech किया था। तो अगर मैं बात करूं तो मेरे जो क्लास फेलो थे स्कूल में वो ITI भी की है उन्होंने। तो मेरा ये है कि प्रैक्टिकल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। तो स्टडीज के साथ साथ थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। तो ITI की से अगर हम शुरुआत करें या वोकेशनल
एजुकेशन से हम स्टार्ट करें तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि चीजें कैसे मूव करती हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ये दोनों फील्ड बिल्कुल अलग है। इलेक्ट्रिकल में हम 220 वोल्ट, 420 वोल्ट, 440 वोल्ट और बड़ी बड़ी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 0 to 5 वोल्ट। अब ये छोटी छोटी चिप्स जो हैं ये बहुत बड़े बड़े काम करती हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जिज्ञासु होना जरूरी है, चाहे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में जाओ चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाओ, और आपको हर जगह पे अच्छे लोग भी मिलेंगे और भटकाने वाले लोग भी मिलेंगे। तो आपको चुनना ये है कि किन लोगों में बैठना है और किन से क्या सीखना है। क्या सीखना है। तो आपके जो प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, टीचर हैं, अच्छे टीचरों से सीखो आप और उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करो। जैसे फॉर एग्जांपल आईटीआई का मैंने बताया कि आप आईटीआई में सीख सकते हो, फिर जैसे ईएसडी सर्टिफिकेशन कर लिया, क्लीन रूम सर्टिफिकेशन कर लिया, फिर आप पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। हमारे गुड़गांव में, मानेसर में, फरीदाबाद में, ओवरऑल इंडिया बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है आईटीआई से। ऐसे ही डिप्लोमा लेवल पे, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट सेक्टर ही है, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। पॉलिटेक्निक, फिर बीटेक, अगर आपने बीटेक किया हुआ है तो बीटेक में भी अगर आपने लैब में टाइम अच्छा खासा बिताया है, देन यू कैन एक्सप्लोर द न्यू अपॉर्चुनिटीज इन टेलीकॉम सेक्टर, पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, तो बहुत सारे फील्ड हैं। और उसके बाद अगर आप और ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो इंडिया में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, बाहर भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो आपको थोड़ा सा मतलब ये सोचना जरूरी होता है कि किस डायरेक्शन में मुझे कितने एफर्ट करने हैं। और गाइडेंस भी बहुत अच्छी है। आज की तारीख में तो इतना अच्छा है कि इंटरनेट आ गया है, अब हम मिल रहे हैं, काफी सालों बाद मिल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, लंबे टाइम के बाद मिल रहे हैं, लगभग 8-7 साल के बाद। हाँ जी, बट हमारे अंदर, हमारे बीच में कोई बैरियर नहीं है, बैरियर नहीं हम है। फ्रीली टॉक कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही हर गली में 2-4 लोग हैं जो बहुत अच्छे कामयाब हैं, बिल्कुल, हर मोहल्ले में, हर गांव में। तो मेरा यही एम्फेसाइज करता हूँ मैं चीज़ों को कि अच्छे लोगों से जुड़ो, उनसे सीखो, उनको सुनो। बिल्कुल। तो कामयाबी मतलब इतनी बड़ी चीज नहीं है जितना दिमाग में रहता है, बस वो ये कि हमें अपने कदम बढ़ाने। बिल्कुल सर, आपने एक बात और बताओ अपने युवाओं को। अभी मैम किया, अपने आसपास की बात करें तो यहाँ क्या है कि सपोज करो किसी को रोजगार नहीं मिल रहा और पारिवारिक रूप से बड़ा सक्षम नहीं है वो, तो क्या होता है कि आमतौर पर किसी का फोन करवाते हैं कि भाई साहब आपके पास एक जॉब है और ये इनको दे दो, ये गुजारा हो जाएगा इनका। मतलब आमतौर पे ये बोला जाता है कि इनका गुजारा हो जाएगा, आपने यार नौकरी देनी है, आपने काम करने का मानस चाहिए। वो बंदा मतलब अपनी क्वालिफिकेशन के बेस पे उस जॉब को नहीं पा सकता, तो वो एक 10-12 हजार रुपए की जॉब के लिए भी टेलीफोन करवा रहा है। तो उन बच्चों को आप कुछ ऐसा बताओ कि वो इस चीज को समझे कि आप कैपेबल हो सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है, बस एक समझ की बात है कि आपको करना क्या है। अब देखो, हर चीज को देखने के 2 नजरिए होते हैं मेरे हिसाब से। एक तो ये है कि हम उसमें वो चीज ढूंढें जो हम ढूंढना चाहते हैं, और दूसरा ये है कि उसको हम ये देखें कि ये अपॉर्चुनिटी है। तो जैसे इसको मैं नेटवर्किंग बोलता हूँ, कोई किसी को जानता है, कोई किसी को जानता है, आप भी मुझे जानते हो। बिल्कुल। वो एक अलग बात है कि हमारे खेत आसपास में है, हाँ, इसलिए हम एक दूसरे को जानते हैं। तो नेटवर्किंग जो है वो एक स्किल है, और ग्लोबली मतलब ये एक्सेप्टेड है। ऐसा नहीं है कि आपने किसी का रेफरेंस दे दिया तो कोई बुरा मान जाएगा या कुछ हो। हाँ, बट ये है कि 80% आपको खुद का एक ललक होनी चाहिए। बिल्कुल। और नेटवर्किंग इज मतलब गुड थिंग, मतलब वो स्किल है, वो आपको इम्प्रूव करनी चाहिए। ये नहीं कि भाई यार ये तो भाव खा रहा है, यार ये तो इसकी मेरे को क्या जरूरत है। हम सब एक दूसरे के काम आ सकते हैं। हाँ, हमें एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें एक दूसरे की जरूरत है। हमारे तो कंसेप्ट भी ऐसे ही हैं, जैसे ताश खेलते हैं सब। बिल्कुल। और जैसे सांझा चूल्हा, बिल्कुल, तो तंदूर की रोटियां सब बनाते हैं हमारे गली मोहल्लों में। और जब शादियां होती है तो सारे लड्डू लड्डू बनाते हैं, सब बनाते हैं। तो ये कोई मतलब ऐसा है कि नेटवर्किंग एक आर्ट है, सीखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, तो इसके बाद अगर हम पॉलिटेक्निक की बात करें तो पॉलिटेक्निक में कौन सी ट्रेड हैं जो बच्चे जिनके पास स्कोप है, ऑप्शन है और वो इस इंडस्ट्री में जा सकते हैं? डिप्लोमा के ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हैं। डिप्लोमा के बाद आप लीड के थ्रू इंजीनियरिंग में भी एंट्री कर सकते हैं। लेटरल इंजीनियरिंग एंट्रेंस टेस्ट होता था, अब भी होता होगा।
डिप्लोमा में आप कंप्यूटर साइंस से डिप्लोमा करो, आप आईटी से डिप्लोमा करो, आप इलेक्ट्रिकल से करो, आप इलेक्ट्रॉनिक्स से करो, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से करो, तो ऑप्शंस हैं। और उसमें आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। अब जैसे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, और जो फैब्रिकेशन प्लांट्स हैं वो इक्विपमेंट्स को यूज करते हैं प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। और वो उन इक्विपमेंट्स को मेंटेन करना, उनको रिपेयर करना, उनको सस्टेन करना, वो कौन करेगा? वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर करते हैं। तो ये सारे रास्ते हैं, तो ये बहुत सारे अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज। मतलब ग्रामीण भारत के बच्चे इस ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं बड़ी आसानी से, क्योंकि हाँ, उनके पास हाँ, टेक्निकल नॉलेज तो उन्होंने सीख ली, कुछ उनके पास हाँ, दक्षता तो वो जा सकते हैं, बस थोड़ा पेशेंस और सही गाइडेंस। हाँ। अब ये 4 चीजें हैं। जैसे किसी ने बीटेक कर लिया, उसने बीटेक फॉर एग्जांपल मटेरियल साइंस में कर लिया, तो वो आर&डी में जा सकते हैं। जो अब सिलिकॉन पे सेमीकंडक्टर बनते हैं, अभी गैलियम नाइट्राइड, सिलिकॉन कार्बाइड, काफी सारे नए मटेरियल्स आ रहे हैं। तो मटेरियल सप्लायर्स हैं, वो अभी इंडिया में भी जॉब्स हैं रिमोटली, ग्लोबल फाउंड्रीज, माइक्रोन, काफी जॉब्स हैं। और सेम लाइक दैट आप फाउंड्रीज में जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सैमसंग है, वो भी चिप बनाते हैं। ये ग्लोबल फाउंड्री है, ये भी चिप बनाती हैं। फिर कुछ ओरिजिनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, जैसे गाड़ियों की चिप्स बनाते हैं। अभी कोविड में सारी गाड़ियाँ, सारा प्रोडक्शन होल्ड पे था, तो चिप्स अवेलेबल नहीं थी। तो ये 4-5 एरिया हैं, जैसे मैंने बताया, सप्लायर, इक्विपमेंट, फाउंड्रीज और ओरिजिनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। तो ये 4-5 एरिया में वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फील्ड छोटा नहीं है, इट इज़ अ वेरी वास्ट फील्ड। मतलब एक गांव में आईटीआई करने वाला बच्चा ये चिप बनाने वाली कंपनी में जा सकता है बड़ी आसानी से, अगर उसके पास मेहनत करने का जज्बा है। और उसने, मैंने जैसे बताया कि कोई भी काम आसान नहीं है, थोड़ा सा खुद को पुश करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल उसने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में आईटीआई कर ली, फिर उसने सर्टिफिकेशंस ले लिए, क्लीन रूम, ईएसटी, फिर उसने पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में काम कर लिया, एज ए प्रोडक्शन असिस्टेंट, एज ए इंजीनियर असिस्टेंट, एज ए मेंटेनेंस सुपरवाइजर, एज ए मेंटेनेंस ऑपरेटर। फिर उसने एक टूल को मेंटेन किया। तो ऐसे ही सेमीकंडक्टर प्लांट में भी बहुत सारे टूल होते हैं। ओके, वो वहां पे भी वो काम कर सकता है। तो वो उसका क्या है, उसको काम करना है, उसको टूल मेंटेन करना है। फॉर एग्जांपल हम फसल उगाते हैं, तो हम अपने खेत को दोबारा जोतते हैं, फिर उसको मेंटेन करते हैं ना। तो वो खेत तो खेत है, अब आप उसमें कपास उगा रहे हो, आप उसमें बाजरा उगा रहे हो, आप उसमें गेहूं उगा रहे हो, वो आपकी विश है। तो ऐसा नहीं है कि वो आईटीआई किया हुआ जो स्टूडेंट है वो सेमीकंडक्टर कंपनी में काम नहीं कर सकता, ही कैन डू, क्योंकि उसको वहां पे इक्विपमेंट को मेंटेन करना है। जैसे ये खेत का एग्जांपल मैंने आपको, बिल्कुल, हाँ, मतलब दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं। भाई खेत में आपने देखना है भाई कितने कंडाई जाम रही है, कितने कर रहा है, कितने बाणा है, कितने का नाड़ी बनानी है, वो सारी चीजें सेम वहाँ टूल जो संभाल के रखने, एक एक टूल की वो रखने के, टूल कहाँ रखा मांगते ही देना, वापिस उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करना। ये तो जैसे टूल हो गए जो हम हैंड और मैनुअल या रोबोटिक्स के थ्रू, बट इसके अलावा भी जो प्रोडक्शन के में यूज करने के लिए टूल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेथ मशीन्स हैं, ऐसे ही सेमीकंडक्टर प्लांट में भी बड़े बड़े टूल होते हैं। ये हमारा घर है जो है ये 70 स्क्वायर फीट में होगा, मतलब काफी बड़े बड़े टूल होते हैं, मैं यही कहना चाहता हूँ। तो उन टूल्स को मेंटेन करना होता है, उनमें क्या सेंसर्स हैं, क्या उनमें एरर्स आ रहे हैं। तो जर्नी स्टार्ट करनी जरूरी है। हाँ, मतलब प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, सॉल्यूशन तक आप धीरे धीरे जरूर जाओगे। हाँ, अगर आपकी डायरेक्शन क्लियर है कि मुझे इस डायरेक्शन में जाना है, तो रास्ते खुल जाते हैं। तो और सर, जो स्टूडेंट क्या होता है, अभी यहाँ पे एक और मिथ है, या हमारे लोगों में है, पहले पंजाब में थे वो लोग, तो वहाँ क्या होता है कि विदेश जाने के लिए ऐसे एजेंटों को पकड़ते हैं जहाँ पहले ही 10-20 लाख रुपए, या किसी का दवाड़ा तो वो बिकवा दिया, या किसी का किला बिकवा दिया, फिर उनका रास्ता जो है विदेश की तरफ मूव ऑन होता है, उससे पहले होता ही नहीं। पहले ही वो ये तय कर लेते हैं कि 20 लाख वहां देने, उसके बाद मैं वहां जाऊंगा, क्योंकि वो माइंड में उनके वो चीज है। तो ये रास्ता और बताओ उनको कि बगैर पैसे दिए भी वो वहां जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। मैं
इस पे ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि मैं जो मेरी जर्नी थी वो यही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं डेंसो में जॉब करता था और उसके बाद जो मेरा टेक्निकल एक्सपीरियंस था उसके अकॉर्डिंग मेरा मतलब रोड मैप बन गया। बट मैं यही कहूँगा कि फॉरेन में जाने के लिए जो इमेज यहाँ पे है बच्चों के दिमाग में वो क्लियर नहीं है, क्योंकि मैं जब डेंसो में था तो मैं जापान गया था सबसे पहले, तो मेरी सबसे पहली वो आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल था। वहाँ पे मैं थोड़ा समझ पाया कि मतलब जो हम वहाँ काइंड ऑफ कुएं के मेंढक वाली सोच है वो मतलब वो ठीक नहीं है, उस बाहर भी अपॉर्चुनिटीज हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ ये फेसबुक के फोटो या जो लाइमलाइट है इसको देख के कुछ डिसीजंस बनाते हैं तो ठीक नहीं है। प्रोज एंड कॉन्स हर जगह के हैं। जैसे अगर आप यूरोप में जाते हैं तो इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है कि 3 कंट्रीज में डॉइच बोल रहे हैं, उसके बाद पोलिश बोल रहे हैं, फिर डेनिश बोल रहे हैं, फिर डच बोल रहे हैं। तो लैंग्वेज ही चेंज हो रही है और लैंग्वेज भी कंप्लीटली चेंज हो रही है। तो आप मतलब इतना नहीं ऐसा नहीं है कि आप वहाँ गए और हर काम हर कंट्री में कर सकते हो, इतना इजी नहीं है। तो हर कंट्री की जॉब रिक्वायरमेंट्स और सर्टिफिकेशंस भी वेरी करते हैं। तो हमारे बच्चों को थोड़ा समझना होगा कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल क्या चीज़ें हैं। मतलब जाना टफ नहीं है, वहाँ भी ऐसा ही धरती पानी सूर्य चंद्रमा आकाश है और यहाँ भी वैसा ही है। पर जा क्यों रहे हैं और वहाँ जाके क्या करना है वो सब भी थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। हाँ, वो नहीं है, बस एक बार ये है कि वहां पहुंच जाएं, वो बाद में देखें क्या करना है। हाँ, पर्पज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वहां जाके बोर हो जाओगे आप। सैटरडे संडे आप बोलोगे कि मैं यार क्या कर रहा हूँ, 1-2 सैटरडे संडे ठीक है, अच्छा लगेगा सब कुछ, फिर उसके बाद आप सोचोगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और फिर कल्चरल शॉक भी लगता है, इतना इजी नहीं है वहाँ पे, टफ रहता है। और हमारे कंट्री में भी मतलब लिमिटलेस अपॉर्चुनिटीज है। और मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप अपने स्किल पे, नॉलेज पे और एटीट्यूड पे काम करते हो तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास बाहर की भी अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज, एंड देन यू कैन थिंक इफ यू वांट टू गो विद दैट और इफ यू वांट टू स्टे हियर। तो अच्छा सर, एक बात और बताओ, सपोज करो यहाँ से बाहर की तरफ हमारे बच्चे जो हैं या ग्रामीण लोग या ग्रामीण भारत के बच्चे जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, वो केवल एक चीज सोच के जाते हैं कि वहाँ के जो सैलरी है वो डॉलर में मिलती है और हमारे यहाँ पे एवरेज जो बेसिक सैलरी है वो 35, 40, 50 हजार रुपए अगर किसी को मिल रहे हैं तो वो ये मानते हैं अच्छी सैलरी मिल रही है। और बाहर जाने के लिए वो इसलिए जाते हैं कि वहां पे लगभग अगर हम डॉलर की तरफ लोगों का रुझान है वो डॉलर की तरफ है, लगभग 85-90 रुपए के आसपास डॉलर का रेट है। तो लगभग 4-5 लाख रुपए हम कमाएंगे, 1-1.5 लाख रुपए वहां खर्च करेंगे, 2-3 लाख रुपए गाँव में बेचेंगे। इन चीजों तक पहुंचने के लिए बच्चों को कितना मतलब मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, कितना काम करना पड़ेगा, वो थोड़ा और बताओ। देखो, मैं यूएस नहीं गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं गया हूँ, तो ये दोनों कंट्रीज में आई थिंक डॉलर है, यूएस डॉलर। मैं यूरोप का बोल सकता हूँ। यूरोप में मैं हूँ मतलब 4-5 साल के करीब से। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जो आप अर्न कर रहे हो और वो एग्जैक्टली आपके अकाउंट में आ जाता है, वो किसी भी कंट्री में तो एक टैक्स स्लैब है। तो यूरोप में सोशल सिक्योरिटी टैक्स है वो 30-40%। उसके प्लस पॉइंट्स भी हैं। तो यहाँ पे जो इमेज है वो क्लियर होनी चाहिए कि भाई इतने पैसे आप अर्न करोगे। जैसे मैं बोलूँ कि कोई प्रोफेशनल मतलब वर्क एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे किसी अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहा है और फिर वहाँ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें वो जो यहाँ एंजॉय कर रहा है उससे बढ़िया वहाँ हो जाएंगी। क्योंकि वहाँ पे टैक्स का, जैसे मैंने सोशल सिक्योरिटी टैक्स बताया, वो है। और अगर उसको ये पिंच करेगा कि मेरी 30% सैलरी क्यों जा रही है, तो वो उसके लिए एक मतलब काइंड ऑफ मतलब वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। हम सपोज करो उसने लाख रुपए कमाए, 40,000 रुपए उसके सोशल सिक्योरिटी में चले गए, तो वो ये लगेगा यार लाख कमाए 40,000 रुपए ऑटोमेटिक कटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो ये सारी जो चीजें वो आपको मेंटली अगर बाहर के ऑप्शन में आपको जाना है तो मेंटली प्रिपेयर होके जाना है कि वहाँ ये ऑप्शन भी हैं, अलग अलग देश हैं, अलग अलग भाषाएं हैं,
हर जगह इंग्लिश अप्लीकेबल नहीं है, इंग्लिश नहीं चलेगी। नहीं, इन यूरोप आई कैन कॉन्फिडेंटली से दैट इंग्लिश इज नॉट अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज। तो हर देश की अलग भाषा है। अगर आपको मैं बोलूं कि कोई इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है और विद वर्क एक्सपीरियंस है, देन ही कैन सर्वाइव इन वर्क लाइफ इजीली। ओके, कि जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें वो इंग्लिश से हो जाएगा इनिशियल पीरियड में। लेकिन सोशल लाइफ में आपको सीखनी पड़ेगी, प्राइवेट लाइफ में आपको बढ़िया है अगर सीख लो तो। मैं भी सीख रहा हूँ। अच्छा, और मेरे अंदर सीखने की ललक है और मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि एक एज के बाद सीखना इतना इजी भी नहीं होता। बिल्कुल नहीं होता। स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन, ये इतनी इजी लैंग्वेज नहीं है। अच्छा सर, एक बात और, सपोज करो कि एक बच्चा है, हम यहाँ में हम ITI से ले लेते हैं, XYZ अपने सराउंडिंग 10 किलोमीटर के दायरे में बहुत सारे गांव हैं। किसी गांव का एक बच्चा है, मैं ITI से, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा कर लिया या ITI उसने कंप्लीट कर ली। उसके बाद वो कहाँ जाए, उसके चारों तरफ भी बैरियर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि अप्रेंटिस बहुत जल्दी जल्दी नहीं मिलती। अब मिलती है तो किसी को शुगर मिल में मिल गई, किसी को बस स्टैंड पे मिल गई, किसी को अन्य कोई और वर्कशॉप है वहां मिल गई। तो वहां से वो अपने करियर के ऑप्शन जो वो कहाँ तलाश से? अभी जैसे मैं खुद से रिलेट करूं तो मैं यही बोलूंगा कि आपको एक बार तो घर से निकलना पड़ेगा। मतलब चाहे छोटा है, ये नहीं देखना कि यार ये तो छोटी जॉब है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने 6 महीने किसी इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग शॉप पे काम कर लिया, फिर आप मानेसर चले गए, फिर आप किसी और जगह पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग असेंबली की पॉसिबिलिटी है वहाँ आपने ज्वाइन कर लिया। तो मतलब जैसे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं बहुत सारे, हमारे इंडिया में बहुत सारे लोकल मैन्युफैक्चरर हैं। तो ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, और रास्ते भी हैं। मैंने यही एग्जांपल मैं दोबारा दोहराऊंगा कि हर गांव में आज की मतलब सिचुएशन में हर गांव में ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। चाहे वो डिप्लोमा करके अपनी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो बहादुरगढ़ जॉब कर रहे हैं, चाहे वो गुड़गांव जॉब कर रहे हैं, चाहे मानेसर जॉब कर रहे हैं, तो लिंक निकल आते हैं। अब और आप उनके पास जाओ, आप उनसे पूछो, आप उनको दिखाओ कि आपके अंदर एंथुजियाज्म है कुछ करने का। तो मैं तो बड़ा खुश होता हूँ किसी की हेल्प करके। और मैं बहुत ट्राई करता हूँ कि इसको जो है, जो चाहिए, ये जो करने की ललक है, वो रास्ता इसका निकल जाए। और अगर आप मतलब उस डायरेक्शन में काम करते हो तो निकल आता है, थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, तो वो कहते हैं ना कि भाई मतलब हिम्मत का राम हिम्मती। हाँ बिल्कुल। तो वो ये कि अपॉर्चुनिटी है, और अभी अपॉर्चुनिटी स्केल भी हो रही है। बिल्कुल, जैसे मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आया हुआ है, लोकल वोकल फॉर लोकल। तो ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटीज हैं और वर्कफोर्स भी चाहिए है। ओके, जैसे नोएडा है, गुड़गांव है, मानेसर है, फरीदाबाद है, पर वही है कि घर से आपको निकलना पड़ेगा। हाँ, एक बार मूव करना कदम पड़ेगा, खुद बढ़ाने पड़ेंगे। बिल्कुल, फिर रास्ते खुलते जाएंगे। हाँ। तो ये देवेंद्र जी थे। एक एक बात, आप ITI के बाद क्या कर सकते हैं और कहाँ तक आप पहुंच सकते हैं। केवल आप ये नहीं कि आपने ITI किया तो आप प्लास पेचकस लेके यहाँ अपने लोकल में ही इलेक्ट्रीशियन बन गए। इसके अलावा बाहर भी आपके सैकड़ों अवसर जो हैं वो आपका इंतजार कर रहे होते हैं, बस आपका एक कदम बढ़ाने की आवश्यकता है। और टेक्निकल फील्ड में वो कहते हैं ना कि भले हाथ का काम तो कहीं भी आपको नहीं जाने देगा, ये एक कहावत है अपने आसपास। तो हाथ का काम कहीं नहीं जाने देगा और ऑप्शन आपका इंतजार कर रहे होते हैं। बस फर्क इतना है कि आपको एक कदम बढ़ा के घर से बाहर निकलना होता है। और देवेंद्र जी से लगभग 7-8 साल बाद आज मैं मिला हूं, तो ये बाहर जो है सेट हैं और अपने जॉब कर रहे हैं। लेकिन इनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि हम करेंगे और अपने जो बच्चे हैं, अपने आसपास के जो युवा हैं, उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे कि वो इसकी तरफ कदम जो है वो जरूर बढ़ाए। और इनके लायक अगर कोई हेल्प होगी आपकी तो ये वो जरूर करेंगे। इसका ये हमेशा प्रयास रहता है कि मैं किसी ना किसी की मदद जरूर करूं। सर शुक्रिया, आपने समय दिया, बड़ा थैंक यू। लंबे समय के बाद हम मिले हैं और आप लोग भी इसको जरूर समझोगे। और आपको कोई आवश्यकता पड़ती हो आप इस वीडियो में कमेंट करो, देवेंद्र जी आपसे संपर्क करेंगे और आपको बेहतर के लिए जो है वो आपका प्रयास करेंगे। थैंक यू सर। बाकी तो लोग बता देंगे कमेंट करके किसको क्या जरूरत है, वो उस हिसाब से कमेंट आने जो शुरू हो जाएंगे। तो दोबारा हम अगली इस वीडियो में दोबारा हम देवेंद्र जी के साथ जुड़ेंगे और आपकी कोई क्वेरीज होंगी तो उनको हम दूर करने का प्रयास जो है वो जरूर करेंगे। शुक्रिया।